लास्ट लेक्चर में sp3d तक हो गया था, आज पढ़ना है sp3d2। देखना भाई, अगर स्टेरिक नंबर 6 है, स्टेरिक नंबर है 6, स्टेरिक नंबर है 6, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अब अगर मैं बात करूँ sp3d2 में बॉन्ड पेयर की, तो वो अगर 6 हैं और लोन पेयर है 0, मैं बताऊँ ये क्या हो जाएगा, ab6 टाइप। और यहाँ जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताई थी, वो बताई थी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कह लो, या इसी को तुम कह सकते हो स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसी को हम बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। तो यह ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो या कह सकते हो यह है स्क्वायर बाई पिरामिडल। जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो है SF6। अब इसको ज़रा आगे समझो, आगे समझो। मैंने तुम्हें कैसे बताया था, मैंने कहा था कोई भी AB6 टाइप का होगा, AB6 टाइप का कोई भी होगा, तो यहाँ तो सेंटर होगा, सेंट्रल एटम होगा, 4 साइड तो ये हो गई और 2 साइड ऊपर और नीचे, ठीक है ना। बोलो, ये A है तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B, B, B। तो ऊपर से देखोगे एक पिरामिड दिखेगा, नीचे से देखोगे एक पिरामिड और दिखेगा, तो इसी को हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो। और क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है, तो वहाँ पर sp3d2 का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ऑक्टाहेड्रल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ अगर तुम एंगल देखोगे, एंगल देखोगे तो भाई इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ दो ही टाइप के एंगल मिलेंगे, 120 डिग्री कहीं नहीं है, देख लेना, 120 डिग्री एंगल कहीं भी नहीं है, दोनों जगह एंगल कितना है। तो यहाँ पर दो ही तरीके के एंगल हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री, बस दो टाइप के एंगल मिलेंगे। तो यहाँ पर तुम आ जाओ, यहाँ एंगल होंगे 180 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, अगर पोजीशन देखो, पोजीशन तो ये तो एक्सियल हो जाएगी, ये पोजीशन कौन सी होगी, और ये इक्वेटोरियल होगी, ठीक है ना। तो देखो अब इसको यूँ समझो। इसके बाद स्टेरिंग नंबर 6 ही है, लेकिन इस बार लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा sp3d2, बॉन्ड पेयर 5 और एक लोन पेयर, तो ये हो जाएगा AB5L1 टाइप। यहाँ तो L0 लिखो मत लिखो, बात एक ही। अच्छा, यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम रहेगी, ये रहेगा स्क्वायर बाई पिरामिडल ही रहेगा। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जांपल देखो ज़रा, इसका एग्जांपल देखो। सेंट्रल एटम यहाँ है, यहाँ पर है सराउंडिंग एटम। अब देखो ऊपर नीचे दो साइड हैं, एक्सियल साइड, तो एक जगह तो आ जाएगा लोन पेयर और एक जगह क्या आ जाएगा, सराउंडिंग एटम। यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक लोन पेयर है, वो कहाँ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। अब तुम देखो, इसको अगर तुम इग्नोर करो तो ये एक पिरामिडल है, बोलो, और ये पूरा क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं होगा। बाई पिरामिडल तब होगा जब ऊपर नीचे दोनों तरफ हो, दोनों तरफ नहीं है, यहाँ लोन पेयर ही तो है, बॉन्ड पेयर कहाँ, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर कहाँ। अगर बॉन्ड पेयर होता तब स्क्वायर बाई पिरामिडल होता, अभी तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल ही है। इसका एग्जांपल है IF5। देखो ये आयोडीन है। अच्छा, जब दो हेलोजन आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आयोडीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो बना लेंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो देखो यहाँ 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो ये अब जब 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, और स्टेरिक नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो हम दोनों को लेकर ही चलते हैं, लोन पेयर को भी और बॉन्ड पेयर को भी। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, या उसी का दूसरा नाम जो क्वेश्चन में लिख के आता है वो शेप लिख के आता है, तो शेप में हम लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते। लोन पेयर को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम किस में लिखते हैं, शेप में। तो यहाँ पर अगर लोन पेयर हटा दें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा स्क्वायर पिरामिडल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर तुम लिखो सर स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ जो एग्जाम्पल है वो है IF
5, ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाओ, स्टेरिक नंबर 6 ही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, लेकिन इस बारी बॉन्ड पेयर है 4, लोन पेयर है 2। जो फॉर्मूला बनेगा इससे वो बनेगा AB4L2। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अभी भी क्या रहेगी, स्क्वायर बाइपिरामिडल। लेकिन जब तुम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करोगे या शेप की बात करोगे तो देखो उसे चेक कर लेते हैं सर, यहाँ चेक कर लेते हैं। चार कॉर्नर पर तो क्या आ जाएगा, सराउंडिंग एटम, और जो एक्सियल पोजीशन है वहां पर आ जाएगा लोन पेयर। अब जरा इन लोन पेयर को हटाओ तो देखो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो स्क्वायर प्लेनर है, तुम कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हो ना, DSP2 स्क्वायर प्लेनर, ऐसे तो बताया था मैंने। इसको इग्नोर करो जरा, लोन पेयर वाली को इग्नोर करो, तो यहाँ स्ट्रक्चर कैसा आया, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो याद रखना, इसे क्वेश्चन बहुत आता है इससे, स्क्वायर प्लेनर। और इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है XeF4। XeF4 इसका एग्जाम्पल होगा। देखो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो बाकी 2 लोन पेयर बचे। बोलो, ये 2 लोन पेयर बचे, तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 6 sp3d2, और स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। इसी को तुम XC रख के सेंट्रल एटम की जगह और सराउंडिंग की जगह फ्लोरीन रख के स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई। तो ये 2 केस थे sp3d2 के। इसके बाद लास्ट केस हमारे पास है, और वो लास्ट केस है स्टेरिक नंबर 7 sp3d3। और sp3d3 की जब बात करोगे, अगर तुम बॉन्ड पेयर ले रहे हो 7, लोन पेयर ले रहे हो 0, तो ये हो जाएगा AB7L0। और यहाँ मैंने याद करो, मैंने स्ट्रक्चर बताया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मॉलिक्यूलर शेप भी सेम होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब लोन पेयर 0 है तो मॉलिक्यूलर शेप और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेम है। यहाँ जो एग्जाम्पल होगा वो होगा IF7 का। एग्जाम्पल कितना होगा, IF7, इसका एग्जाम्पल IF7। अच्छा, यहाँ तुम बात करो, सिर्फ तुम जो है बॉन्ड एंगल की बात करो, तो अब बॉन्ड एंगल सिर्फ कितने हो जाएंगे, 90-90 के हो जाएंगे। यहाँ बॉन्ड एंगल सिर्फ कितना होगा, 90-90 का। चलो देखो ज़रा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो इसको ज़रा देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ये तो हो गया पेंटागोनल। तो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होगा सेंट्रल मेटल, और यहाँ से 2 आएंगे सराउंडिंग। देखो ये पेंटागन बनाया मैंने, तो पेंटागोनल हो गया। और ऊपर और नीचे भी एक एक एटम है, सराउंडिंग एटम है एक एक। तो बताओ, ऊपर की तरफ एक पिरामिड बनेगा, एक नीचे की तरफ बनेगा, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बोलो क्या नाम है इसका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसके बाद एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। इसमें एक कंडीशन और आती है, एक लोन पेयर वाली, तो स्टेरिक नंबर अभी भी 7 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा sp3d3, यहाँ बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा AB6L1। और स्ट्रक्चर यहाँ कैसे बनेगा ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर होगा, बस इस बारी तुम क्या करोगे कि एक जगह पर लोन पेयर को अरेंज कर दो, लोन पेयर को। तो जब तुमने यहाँ पर लोन पेयर को अरेंज किया, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा आएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ से तुम एक लोन पेयर हटाओगे तो ये ऑक्टाहेड्रल जैसा शेप हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से क्या लगेगा, रिपल्शन। लोन पेयर की वजह से क्या लगेगा, रिपल्शन। तो ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या यूज़ करेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बोलो। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है, इसका जो एग्जाम्पल है, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होगी। लेकिन जब शेप की बात करोगे तो ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा XeF6। XeF6 को तुम देखो,
तो देखो 6 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ और एक क्या हो जाएगा लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर 7 sp3d3, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो sp3d3 एक लोन पेयर अगर होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल ही रहेगी। डिफरेंस आएगा सिर्फ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पर या शेप पर। शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल की जगह क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर वहाँ पर क्या लगाएगा, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ गई। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल भी आता है कई बार आंसर में ऑक्टाहेड्रल भी दे रखा होता है, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। एक बार XGF6 के लिए डिस्टॉर्टेड वर्ड लिख के आया था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखिए। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था, तो sp3d जो था वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल था। बोलो, यहाँ सराउंडिंग, यहाँ सराउंडिंग, ये सेंट्रल, यहाँ सराउंडिंग, यहाँ सराउंडिंग। तो इसमें याद रखना, ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ वो लार्जर होगी देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो इन sp3d ऐसे लिखना है, इन sp3d एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होगी इक्वेटोरियल से। अच्छा, इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, PCl5 जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये टूटेगा PCl3 और Cl2 में। तो वो पूछ लेते हैं कई बार कि ये Cl2 कहाँ से आए, ये जो Cl2 है ये कहाँ पे अरेंज थे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज थे या एक्सियल पे अरेंज थे। तो देखो, अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर बनाऊँ, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो हम ये कह रहे हैं, अभी हमने पॉइंट लिखा है कि ये जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ है ये लॉन्गर है देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो अगर एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, इसका मतलब अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। बात समझ में आ रही है। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। यानी अगर मैं तुमसे यहाँ कंपेयर करूँ इन दोनों में से, एक तो क्लोरीन रखा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे और क्लोरीन कहाँ रखा है, एक्सियल पोजीशन पे, दो पोजीशन पे क्लोरीन रखे ना। तो हम अगर तुमसे पूछे इनमें बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, तो अभी लिखवाया मैंने एक्सियल वाली ज़्यादा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी कम हो जाएगी, एक्सियल वाले की। आसानी से टूटेगा कौन, एक्सियल टूटेगा। तो जब PCl5 का ब्रेकडाउन करोगे तो वो टूटेगा PCl3 में और Cl2 में। तो तुम कह सकते हो ये जो Cl2 है, ये जो Cl2 है ये किस पोजीशन पे रखे होंगे, एक्सियल पे रखे होंगे, तभी तो आसानी से टूट गए। इक्वेटोरियल वाले आसानी से नहीं टूटेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बात समझ में आई ना। चलो इसके बाद आगे समझो। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसी में तुम लिख लेना। देखो, ऑक्सी एसिड का जब तुम पढ़ोगे, ऑक्सी एसिड की हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सी एसिड, या फिर जो उनके एनायन है, या जो उनके एनायन है, ऑक्सी एसिड और देयर एनायंस इज सेम। तुम ऑक्सी एसिड ले लो या उसका एनायन ले लो, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, ये तो क्या है, ऑक्सी एसिड है, और इसी का तुम एनायन बनाओगे तो ये हो जाएगा SO4 2-। तो अगर तुम H2SO4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो आएगी, देखो 4 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे यहाँ, और ये आ जाएगी sp3। अब अगर सल्फेट की निकालोगे तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जितना नेगेटिव चार्ज हो उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो 2 है इस पे, तो 2 ऑक्सीजन किससे जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से। अच्छा, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो तुमने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, बाकी 4 बचे तो वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी तो स्टेरिक नंबर 4 आएगा, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो या तो तुम ऑक्सी एसिड लिखो या फिर उसका एनायन लिख दो। इसी तरीके से H2CO3 है, अब इसका एनायन हो जाएगा कार्बोनेट, या H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कह लो, इसका जो एनायन होगा वो फॉस्फेट होगा। तो इसमें तुम दोनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सेम आएगी। एसिड की निकालो या उसके एनायन की निकालो, जितने भी ऑक्सी एसिड हैं
उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो या उनके एनाइन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, दोनों क्या आएगी? सेम। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट और तुम्हें याद रखने थे। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलें तो देखो हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, जब मैं लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ा रहा था वहाँ पर हमने तुम्हें एक टाइप के मॉलिक्यूल बताए थे जो थे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। तो हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन का हमने फॉर्मूला क्या बता रहे थे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कंडीशन आ रही थी हमारे पास या तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड थे या सिग्मा बॉन्ड साथ में लोन पेयर भी थे। बात समझ में आ रही? इन्हीं दोनों को हम ऐड करके क्या निकाल रहे थे? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब सोचो अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, उसके बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद भी कोई ऑड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो और ऑड इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ लो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो और क्या हो? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब उस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखेंगे? उसको लोन पेयर में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो अगला हेडिंग में तुम्हें समझाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक, तो देखो इसमें 2 पॉइंट हमें याद रखना है। अगर सराउंडिंग एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम is less than the electronegativity of central atom, ये लिख देता हूँ। पहला केस ये है, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से कम होगी तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, CH3। ये देखो NO2, यहाँ पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसके बाद तुम बात करो ClO2 की या बात करो ClO3, इन सब में ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। इन सब में क्या आएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अगर सराउंडिंग एटम की, मैं अगर इसका एग्जांपल लूँ, CH3 कार्बन फ्री रेडिकल है, तो देखो किस तरीके से इसे अरेंज करेंगे, हम ऐसे अरेंज करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो ये सराउंडिंग एटम, यहाँ हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, कार्बन से कम है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो लिख देना इसी में। अगर केस ऐसा है तो यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, बोलो इसका एग्जांपल देख लो, CH3 है, CH3 इसका एग्जांपल है। अब इस इलेक्ट्रॉन से तो हमें कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ तुम देखो सिर्फ क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हैं। देखो भाई सिर्फ यहाँ क्या हो जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर ओवरऑल कितना हो जाएगा? 3। और अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर दूसरे केस की मैं बात करूं, दूसरे केस की जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज़्यादा हो जाए, इफ़ En ऑफ सराउंडिंग एटम, ऐसे लिख रहा हूँ, और वो ज़्यादा हो जाए सेंट्रल एटम से, तब क्या होगा? इसका एग्जांपल है देखो NO2, तो यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हम काउंट करेंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। फिर यहाँ जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हम किस में काउंट कर लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। और कैसे? एज ए लोन पेयर। उसको हम कैसे काउंट करेंगे? एज ए लोन पेयर। ये बात समझ में आई? मैंने एग्जांपल दिया NO2, या इसके अलावा एक और एग्जांपल है CF3। इसको भी देखो, ये भी क्या होगा यहाँ? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो देखना ज़रा, नाइट्रोजन का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो तुमने क्या किया? एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इधर देखना ध्यान से, यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा? ठीक है ना। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में एक ने तो डबल बॉन्ड बना लिया, किसने? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गए? 2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ भी कितने खर्चा हो गए? 2। एक बचा ना, वो क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ इसे डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ा, ध्यान रखना। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देता, देखना इधर, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते
अरे भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ 8 और एक यहाँ 9, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हमें जब भी स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि हम ऑक्टेट को कंप्लीट शो करें। कभी भी ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कभी भी यहाँ जब हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना हो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बात को याद रखना, स्ट्रक्चर बनाने में ये चीज़ बहुत काम आती है। चलो अब तुम देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो ना, 2 ही दूंगे, एक सिग्मा हो गया, एक पाई, और यहाँ भी क्या हो गया, एक सिग्मा। तो बॉन्ड पेयर तो हो गए 2, और इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम किस में काउंट कर रहे हैं? लोन पेयर में। तो एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। लेकिन याद करो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर हो जाता है एंगुलर। एंगुलर कह लो या बेंट कह लो या वी शेप्ड, कुछ भी कह लो, तीनों आंसर सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी शेप्ड या बेंट शेप्ड। इसके बाद तुम CF3 का एग्जांपल ले लो। तो देखो यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से ज़्यादा है। अच्छा, इस केस में भी तुम देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये क्या है, नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन है सराउंडिंग एटम, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए सेंट्रल एटम से। तो उस केस में जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम ऐड कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और ऐसे लोन पेयर मान के ऐड कर लेंगे। ऐसे ही देखो, यहाँ फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा है, यानी कार्बन से ज़्यादा है, तो इसका भी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये भी काउंट होगा एज ए लोन पेयर। तो यहाँ भी, यहाँ हम क्या कहेंगे, 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर। बोलो, तो ओवरऑल कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 4, और अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब याद करो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर हो जाता है पिरामिडल। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पिरामिडल। टेट्राहेड्रल होता है जब कोई भी लोन पेयर ना हो। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और एक लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, पिरामिडल। ठीक है भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन तो बड़ा सिंपल है ना, तुम्हें बस चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा है, तो जो सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट कर लो हाइब्रिडाइजेशन में, यानी उसे एज ए लोन पेयर ट्रीट करो, और एज ए लोन पेयर ट्रीट करके जो भी आंसर आता हो निकाल लो। और अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, किससे, सेंट्रल एटम से, तो जो सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको इग्नोर कर दो। एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल पहला वाले हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, CH3 कार्बन फ्री रेडिकल देखा था। तो यहाँ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से कम है, कार्बन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। इसका मतलब हम इस लोन पेयर को काउंट, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को एज ए लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, बात खत्म। और इस वाले केस में तुम देखो, यहाँ तुम देखो, यहाँ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा NO2 के अलावा और भी केस है, ClO2 भी है, ClO3 भी है, यहाँ पर भी तुम्हें ऑड इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो देखो जहाँ कहीं भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन जहाँ कहीं भी प्रेजेंट होगा, तो वो चाहेगा हमेशा क्या हो जाए, पेयरिंग। वो हमेशा क्या चाहता है, पेयरिंग होना, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो जहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और मौका मिलने पर, यानी रूम टेम्परेचर पर ही वो डाइमराइज हो जाता है। रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, डाइमराइज। जैसे तुम एग्जाम्पल देखो कार्बन फ्री रेडिकल का, तो अगर 2 कार्बन फ्री रेडिकल मिलते हैं तो ये आपस में डाइमराइज हो जाते हैं, और डाइमराइज होकर ये क्या बना लेंगे, ईथेन। डाइमराइज होकर क्या बना लेंगे। अब अगर थोड़ा सा समझो इसे, तो देखो इसका तुमने अभी हाइब्रिडाइजेशन निकाला था sp2, और ये क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जरा तुम अगर ईथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, देखना ध्यान से, ये है ईथेन का स्ट्रक्चर। तो देखो ये जब फ्री रेडिकल की तुमने बात करी थी, यहाँ sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ देखो, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये और एक ये, यानी यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल। क्या ये बात समझ में आई? यानी जब ये डाइमराइज हुआ तो देखो इसने अपना हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज किया, इसने अपना हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज किया और स्ट्रक्चर भी चेंज किया। बात समझ में आ रही है? जब डाइमराइज नहीं हुआ था तब sp2 था और इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ट्राइगोनल प्लेनर।
अब डाइमराइज होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया, एक से बढ़ गया। इधर देखो ये आगे पी ब्लॉक में आएगा, आगे पी ब्लॉक में ही आएगा। मुझे बताओ जब तुमने इसको डाइमराइज किया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो गया, sp3, और स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल। लेकिन जब तुम बात दूसरे वाली केस की करोगे, दूसरे वाली केस की देखना, ये NO2 भी डाइमराइज होगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बोलो N2O4 बना लेता है ये, NO2 क्या बना लेता है, N2O4। ये रिएक्शन पी ब्लॉक में दे रखी है नाइट्रोजन में, 5th ग्रुप में दे रखी है ये आएगी, इसे याद करना पड़ता है ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन है और इसने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना है, इसके पास क्या था, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब एक और मॉलिक्यूल ऐसे ही होगा, एक और ऐसे ही मॉलिक्यूल होगा, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। और अभी ये क्या बन गया, N2O4। अब अगर तुम NO2 को देखोगे, सिर्फ NO2 को, तो याद करो कंडीशन क्या थी, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से ज़्यादा हो तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये एज ए लोन पेयर काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था sp2, क्या निकाला था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, एक लोन पेयर था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया था, बेंट शेप, बेंट शेप। अब यहाँ ज़रा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, देखो एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड तो एक ही, एक पाई है। तो यहाँ पर बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो स्टेरिक नंबर यहाँ भी 3। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। लेकिन एक चेंज देखना ज़रा, हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ भी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp2 है, लेकिन यहाँ शेप कैसा था, बेंट शेप था। और मुझे बताओ जब 3 बॉन्ड पेयर हो और कोई भी लोन पेयर ना हो तब शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ अगर सवाल अच्छा बन गया तो समझना क्या पूछेगा। यहाँ तुम देखो, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ, पहले केस में देखो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ और साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी, शेप भी चेंज हो गया। लेकिन दूसरे केस में देखो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आएगा लेकिन शेप में चेंज आएगा, बेंट शेप से क्या हो गया, सीधे ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैंने तुम्हें यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करा दिया। अब हम इसके बाद करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और समझ लो, एक पॉइंट और समझ लो, एक टर्म होता है आइसो स्ट्रक्चरल। तो तुमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब यही है आइसो स्ट्रक्चरल, इसका मतलब क्या हो, जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो, अगर 2 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, उन सब का अगर स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम शेप, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम शेप। अब एक बात जरा यहाँ समझना ध्यान से, ये शेप या स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब यह है कि उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। अगर तुम याद करो sp हाइब्रिडाइजेशन को और तुम याद करो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ही केस बताया था और वहाँ स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। लेकिन देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, तब भी स्ट्रक्चर कैसा आया था, सेम लीनियर ही आया था, तब भी क्या आया था, लीनियर। तो देखना sp हाइब्रिडाइजेशन में भी कैसा होगा, लीनियर, और sp3d में भी कैसा होगा, लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि मोस्ट ऑफ द केस में हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, सेम। लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में भी हो सकता है। तुम्हारे सामने एग्जांपल लिया मैंने, sp एग्जांपल लिया और sp3d। बोलो sp में लीनियर है, sp में लीनियर है, sp3d में स्पेशल कंडीशन जो होती है 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर वाली, वहाँ भी शेप कैसा होता है, लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने बोला है आइसो स्ट्रक्चरल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए।